हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने 10वीं मैथ के अंदर बहुपद में बहुपदों के मूल यानी शून्यांक तथा उन शून्यांकों के गुणांकों के साथ संबंध किए थे। कुछ इसी प्रकार का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। इसका मतलब है कि जब हम भाग देते हैं किसी बीजीय व्यंजक में किसी अन्य बीजीय व्यंजक का भाग देंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। जैसे इसमें है, जब भी हम 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास भाग देते हैं, जब उनको समझना जरूरी है। सबसे पहले जैसे अगर हम 5 में 2 का भाग देते हैं तो ये 2 पर जाएगा, 4 आएगा, शेषफल 1 बचेगा। इसके अंदर जो ये 5 है ये भाज्य कहलाता है। भाजक 2 होगा, ये 2 भाजक होगा। भागफल 2 आएगा, जो ये 2 हमारे पास है, और शेषफल ये 1 होगा। ये हमारे पास भागफल है, ये भाज्य है, ये भाजक है और इसे शेषफल कहते हैं। ये हमारे पास जब भी भाग देते हैं तो उसमें मान प्राप्त होते हैं या इनके नाम दिए जाते हैं। कुछ इसी प्रकार से बीजीय व्यंजकों का भी बीजीय व्यंजकों में भाग दिया जा सकता है। वो भाग कैसे दिया जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना थोड़ा सा आसान रहता है किस प्रकार से भाग देते हैं। हमारे पास दे दिया जाए x³ माइनस मान लेते हैं हमारे पास एक बहुपद कुछ इस प्रकार से x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और हमें भाग देना है इसमें x² माइनस 2 का। भाग की प्रक्रिया वही। एक चीज इसमें याद रखनी है, जब भी भाग दे रहे हैं तो जो भाज्य है ये भाज्य होगा हमारा, इसको हम अंदर रखेंगे हमेशा। ये भाजक होगा जिसको बाहर रखा जाएगा। कई बार कंफ्यूजन इसी में होता है कि बाहर कौन सा रखना है और अंदर कौन सा रखना है भाग देते हो। दूसरा, भाज्य की जो चर राशि है, क्योंकि हम बीजगणितीय भाग कर रहे हैं, बीजगणितीय भाग कर रहे हैं तो बीजगणित के अंदर x, y या z कोई ना कोई एक चर राशि जरूर आएगी। अगर चर राशि आती है तो उसकी अधिकतम से न्यूनतम घात यानी आरोही अवरोही क्रम में हम उसको व्यवस्थित करेंगे। घात की अवरोही क्रम में, ये घात की अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं होता तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। यानी इसमें 3 घात सबसे अधिकतम है तो पहले 3, फिर 2 घात आ रही है तो 2, फिर 1 और फिर अचर पद। ये व्यवस्थित करना जरूरी है, तभी भाग दिया जा सकता है, अन्यथा भाग देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले x³ 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 लिखेंगे। यहाँ x² माइनस 2 का भाग देना है तो ये भी हमारे पास घटती घात की क्रम में होना चाहिए। अगर ये भी घटती घात की क्रम में नहीं है तो भी इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ x² माइनस 2। सबसे पहले पहला पद, इसका भी पहला पद और इसका भी पहला पद लेके चलते हैं। पहला स्टेप होगा जो पहले पद हैं उसमें भाग दिया जाता है। पहले पद में भाग देंगे, x³ 3 में x³ 2 का भाग देने पर बचता है हमारे पास x। तो ये x तो आ जाएगा भागफल के रूप में। इस x का इन दोनों से गुणा होगा। पहला पद तो वही बनेगा जो इसका पहला पद है हमेशा, यानी x³ 3, और दूसरा पद इस 2 का x से गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 का x से गुणा करते हैं, 2 का x से गुणा करें 2x बनता है। हमें पता है कि सहजातीय पद में सहजातीय पद जुड़ता है और विजातीय पद ना तो जुड़ते हैं ना घटते हैं। तो उस स्थिति में इसके नीचे लिखने का तो कोई फायदा ही नहीं रहा। अगर मैं इसके नीचे लिख देता हूं
तो यहाँ x की घात 2 है, नीचे x की घात 1 आएगी, ना तो जोड़ा जा सकता ना घटाया जा सकता। इसलिए कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जिस पद के नीचे हमारे पास घात समान सहजातीय पद बन रहा है उसी के नीचे लिखने हैं उसको। यहाँ पे लिख दिया जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि ये माइनस का 2 था। चिन्ह बदलेंगे, भाग देते हैं तो हमेशा चिन्ह परिवर्तित होते हैं। जैसे इसमें भाग दिया था तो 5 में से 4 को घटाया था, जोड़ा नहीं था हमने, तो सेम इसमें भी घटाएंगे। घटाते हुए चिन्ह बदलते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है वो प्लस में बदल जाता है। ये कट जाएगा, ऊपर से ये पद उतर जाएगा, माइनस का 3x², प्लस का 5x और प्लस का 2x 7x हो जाएगा, माइनस का 3। फिर से पहला पद, अब पहला पद इसमें जो है हमारे पास वो है माइनस का 3x² और इसमें जो है वो है x²। भाग देंगे, x² से x² कट जाएगा, बच जाएगा -3, तो भागफल आएगा अब -3। -3 का पहला पद तो सेम बनेगा, -3 का -2 से गुणा होगा, +6 अचर पद है तो अचर पद के नीचे लिखा जाएगा। यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। इसका चिन्ह नहीं बदलना, नीचे वाली संख्याओं का चिन्ह बदलना होता है। नीचे वाली संख्याओं का चिन्ह बदल दिया हमने, ऊपर वाली संख्याओं का चिन्ह नहीं बदला जाता कभी भी। यहाँ बन जाएगा हमारे पास -3 और -6 -9। अब जब भाग देते हैं तो ये और निश्चित रखना, x की घात 2 है या x की घात 1 आ गई, आगे भाग नहीं दिया जा सकता, हम इससे आगे भाग नहीं दे सकते। ये हमारे पास शेषफल बच गया, इसके बराबर घात नहीं बचनी चाहिए, इससे छोटी घात बच गई तो इसका मतलब भाग पूरा हो गया। अब भाग पूरा हो गया तो इसमें जो भाज्य था वो तो था हमारे पास x³ - 3x² प्लस 5x - 3। भाज्यक जो था x² - 2, भागफल जो आया x - 3 और शेषफल जो है 7x - 9। इस प्रकार से हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक एल्गोरिदम होता है, भागफल का विभाजन का एल्गोरिदम है कि हमेशा अगर भाज्यक को भागफल से गुणा करें, भाज्यक को भागफल से यानी इन दोनों का गुणा करें और इसमें शेषफल जोड़ दें यानी 7x - 9 जोड़ दें, तो जो उत्तर आएगा वापस भाज्य बन जाएगा, इस भाज्य के बराबर आएगा, जिसे विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं, जिसका उपयोग हमें एक्सरसाइज 2.3 में करना है। आज हम इसका तीसरा लास्ट टॉपिक हम ये कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमने किया था कि अगर ग्राफीय विधि आ जाए तो कितने शून्यांक होंगे किसी भी बहुपद के, वो ज्ञात करना। दूसरा टॉपिक हमने किया था कि अगर हमें कोई भी बहुपद दे दिया जाए तो उसके शून्यांक और उसके गुणांकों में संबंध कैसे ज्ञात करें, तथा अगर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात हो तो किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण या हमारे पास कोई भी बहुपद है वो प्राप्त किया जा सकता है। आज हम टॉपिक कर रहे हैं विभाजन एल्गोरिदम, जिसके अनुसार अगर हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, किसी बीजीय व्यंजक में किसी अन्य बीजीय व्यंजक का भाग दिया जाता है, बहुपद का भाग दिया जाता है, तो किस प्रकार से भाग ज्ञात किया जा सकता है, उसमें विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है या नहीं करता। यहाँ विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है या नहीं करता, इसकी जांच आप कर सकते हो भाजक का भागफल से गुणा करके और उसमें शेषफल जोड़ के देख लेना। अगर ये इसके बराबर आ गया तो इसका मतलब आपका भाग सही है, वरना आपका भाग सही नहीं है, विभाजन एल्गोरिदम प्रूफ हो जाएगा। भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। इसमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, इसका सेकंड पार्ट मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करके देखेंगे, आपसे अगर नहीं होता है तो डाउट की फॉर्म में मेरे से पूछ सकते हैं, अगर हो जाता है तो वेरी गुड। इसमें हमें दिया हुआ है कि px बराबर x की घात 4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx दिया हुआ है x² प्लस 1 - x। भाग देना है हमें। भाग देने के लिए सबसे पहले भाज्यक लिखेंगे, भाज्य x की घात 4 3x² प्लस 4x प्लस 5।
मैंने कहा था कि ये घटती हुई घातों के रूप में होना चाहिए, घटती हुई घात के रूप में है, इसलिए इसको व्यवस्थित एज इट इज लिख दिया। फिर भाग देने के लिए बाहर की दिशा में हमें भाजक लिखना है, भाजक भी घटती हुई घात के रूप में होना चाहिए, घटती हुई घात के रूप में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा घटती हुई घात के रूप में। अब इसमें देखो ये घटती हुई घात के रूप में था नहीं, पहले 2 घात थी, फिर अचर पद था, फिर 1 घात थी, इसको व्यवस्थित किया है। व्यवस्थित करेंगे चिन्ह के साथ दोनों को बदलेंगे। चिन्ह के साथ बदलने का मतलब है माइनस एक्स तो इधर आ जाएगा और प्लस 1 उधर चला जाएगा, तो ये बन गया माइनस एक्स प्लस 1। अब भाग देने की प्रक्रिया जो मैंने अभी अभी बताई थी, पहला पद x की घात 4, इसमें पहला पद x की घात 2। सबसे पहला स्टेप x की घात 4 में x की घात 2 का भाग देंगे, x की घात 2 बचेगा, यहाँ लिखा जाएगा x की घात 2, यहाँ आ जाएगा x की घात 4। इस x का x स्क्वायर से गुणा होगा, माइनस एक्स की क्यूब आएगी, ये x की क्यूब बनेगी जो इसमें है ही नहीं कहीं पे भी, इसलिए माइनस एक्स क्यूब को अलग से लिखेंगे। फिर 1 का एक्स स्क्वायर से गुणा, 1 का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। हम इस तरह से व्यवस्थित करते हैं ताकि जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स कह सकते हैं, या फिर हम सहजातीय पद हैं वो सहजातीय पद के नीचे लिखा जाए और विजातीय पद अलग लिख दिया जाए। x की घात 3 इसमें कहीं नहीं थी, जब एक्स स्क्वायर का x से गुणा करेंगे x की घात 3 बन जाएगी, जो कि इसमें नहीं थी इसलिए अलग से लिखा हमने। चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये कटेगा हमेशा, पहला पद हमेशा कटेगा इसमें जब भी भाग दे रहे हैं हम। अब ये तो हमारे पास आएगा माइनस का 4x स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का जुड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ते हैं हमेशा, 3 में 1 जुड़ गया 4 हो गया। ऊपर से प्लस का 4x और प्लस का 5 उतरेगा। यहाँ से ये x की घात 3 है, मैंने कहा था ये घटते हुए घात की क्रम में होना चाहिए, लेकिन ये अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो घात वापिस से बदल जाएगी, इसलिए हम इसको सबसे पहले लिखेंगे x की घात 3। प्लस का था तो यहाँ प्लस अपने आप आ गया, कुछ चिन्ह ना लगाएं तो सबसे पहले पद के पहले कोई चिन्ह ना लगाएं तो वो प्लस का माना जाता है हमेशा। अब फिर से भाग देते हैं, दूसरा स्टेप, पहला पद x क्यूब है, इसमें पहला पद x स्क्वायर है, भाग देंगे x आएगा, प्लस का x लिखा जाएगा, यहाँ भाग देंगे गुणा करेंगे तो x क्यूब आएगा, x का x से गुणा माइनस एक्स स्क्वायर, x का 1 से गुणा प्लस का x, इन तीनों से गुणा करना है इस पद का। जो हमारे पास ये दूसरा भाग दिया था उससे जो उत्तर आया है उसका तीनों से गुणा करना है। गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है, 9th क्लास में हमने छोटा सा पार्ट किया हुआ है। चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5। फिर से पहला पद माइनस का 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग माइनस 3 आएगा, यहाँ माइनस 3 लिख देंगे। अगले स्टेप में नीचे लिख दिया जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x, इस माइनस 3 का माइनस x से प्लस 3x, इस माइनस 3 का प्लस 1 से माइनस 3। चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कटेगा हमेशा, ये प्लस का 3x, ये माइनस का चिन्ह बदलने के बाद माइनस का हो गया इसलिए ये भी कट गया। 5 और 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, तो भागफल आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। शेषफल आ गया आपके पास। ये शेषफल जो है वो हमेशा इससे कम घात का आएगा, इससे ज़्यादा घात का प्राप्त नहीं होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, कुछ इसी प्रकार से आपने कोशिश करके देखनी है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। अगर फिर भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देकर ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए कि क्या प्रथम जो है वह द्वितीय का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो देखो, प्रथम को द्वितीय का गुणनखंड जांच करने के लिए हम भाग देंगे, जैसे अभी अभी हम भाग देते आए थे उसी प्रकार से हम भाग देंगे। अगर भाग देने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसमें शेषफल 0 आ जाए तो इसका गुणनखंड है,
और अगर शेषफल 0 ना आए, जैसे पीछे दो भाग दिए हमने, दोनों में शेषफल 0 नहीं आ रहा था, एक में 8 आया था और एक में 7x - 9 समथिंग आया था, तो वो दोनों ही गुणनखंड नहीं थे इसके। तो गुणनखंड है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे के देखेंगे। भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है। इसकी जांच करने के लिए जैसे इसमें अभी हम करने जा रहे हैं, मैं पहला पार्ट करवा देता हूँ, बाकी के दोनों पार्ट आप खुद ट्राई करके देख लेना, अगर फिर भी डाउट लगे तो वो मेरे से पूछ लेना। भाग देना है सिंपली जैसे हम अभी भाग देते आ रहे हैं, सेम तरीके से भाग देंगे। सबसे पहले द्वितीय को, क्योंकि उसने कहा है प्रथम से दूसरे में भाग देना है, तो प्रथम से दूसरे में भाग देने का मतलब है कि प्रथम तो जो होगा वो भाज्यक होगा और द्वितीय जो होगा वो भाज्य होगा। हम भाज्य लेके चलते हैं। भाज्य 2x की घात 4 2t की घात 4 प्लस 3t³ माइनस 9t माइनस 12। भाग देना है इसमें t² माइनस 3 का। देखो सबसे पहला हमने भाग यही था कि जो बहुपद हमारे पास दिए हुए हैं वो अवरोही क्रम में होनी चाहिए, अवरोही क्रम में दिए हुए हैं, व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर नहीं होते तो व्यवस्थित करते, हम पहले व्यवस्थित किया हुआ है इसलिए डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। अब पहला पद लेके चलते हैं। पहला पद इसमें तो आ रहा है 2t की घात 4, उसमें आ रहा है t², ये पहला पद। भाग देते हैं 2t की घात 4 में t² का भाग देंगे तो ये दोनों आधार बराबर हैं, घातें घट जाएंगी। 4 में से 2 घटा देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाता है। आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं, भाग देते हैं तब भी। तो t 2 घात घट गई, 2t की घात 4 2 आ गई। यहाँ आ जाएगा 2t की घात 2, यहाँ लिखा जाएगा 2t की घात 4। इसका इस 3 से भी गुणा होना है, -3 से गुणा करेंगे -6t² बनेगा। इसमें t² का कोई पद नहीं है तो माइनस का 6t² अलग से लिख देंगे, चिन्ह बदला जाएगा, ये कटेगा हमेशा। ये t की घात 3 सबसे पहले, फिर t की घात 2 का पद आएगा, प्लस का 6t² है, फिर माइनस का 9t माइनस 12। व्यवस्थित करेंगे सेम हमने पहले कहा था कि घातों की घटते क्रम में होना चाहिए। घटती क्रम में होने के लिए 3 घात है, फिर 2 घात आएगा, फिर 1 घात आएगा, फिर 12 आएगा। तो उसी प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। इनको आगे पीछे किया जा सकता है, वो हमें देख के और फिर ही पता चलेगा। डायरेक्ट हम नहीं परिभाषित कर सकते कि कौन सा पद कहाँ आएगा। यहाँ 3 घात है तो 3 घात घटती घात में आना चाहिए बस। सबसे फिर दूसरा स्टेप, इसका पहला पद अब 3t की घात 3, इसका पहला पद t²। भाग देंगे, फिर से आधार बराबर, घातें घट जाएंगी। 3 में से 2 घटाएंगे 3t आ जाएगी, प्लस का 3t, यहाँ 3t की घात 3, 3 का 3 से गुणा करेंगे माइनस का 9t, यहाँ माइनस का 9t आ जाएगा। t के नीचे t लिखना है हमें। फिर चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस, ये कट गया। अब प्लस का 6t², माइनस का 9t और प्लस का 9t दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, जोड़ रहे हैं, कट जाएंगे और यहाँ बच गया -12। फिर से तीसरा स्टेप, पहला पद 6t², इसमें पहला पद t², t² से t² कट गया, बच गया 6, तो प्लस का 6, क्या आ गया हमारे पास t² 6t² माइनस 6 का 3 से गुणा करेंगे माइनस के 18, 6 18, हल करेंगे माइनस प्लस, ये कट जाएगा, 12 में से 18 घटाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 6। शेषफल 6 आ रहा है। अगर शेषफल 6 आता है तो इसका मतलब t² माइनस 3 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड नहीं है। कुछ इस प्रकार से हमें जांच करनी है क्या प्रथम बहुपद द्वितीय का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके 2 पार्ट और हैं, वो आप खुद करके देखेंगे। अगर फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं।
और नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।